Let's start chapter number 7, food and digestion, खाना और उसका पाचन. So here one activity is given. Find two energy giving foods and two body building foods in the given word grid. Write their names in the given blanks. देखिए यहाँ एनर्जी गिविंग फूड्स, तो एनर्जी कौन कौन सा फूड देगा वो दो नाम इसमें छिपे हुए हैं, आपको राइट डाउन करना है इधर. एक तो मुझे दिख रहा है पोटैटो, दूसरा आपको चेक करना है इसमें से. नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स यही ग्रिड में से चेक करना है आपको, मे बी वर्टिकल मे बी हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप चेक करके इसमें लिखिए. ओके. नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट व्हाई वी फील हंग्री. आपको कभी फील हुआ है कि क्यों हमें भूख लगता है, कभी सोचा ऐसा क्यों? आवर बॉडी मेक्स अस फील हंग्री एंड टेल्स अस दैट इट नीड्स फूड. हमारी बॉडी को भूख लगती है और हमें बताता है कि उन्हें मतलब बॉडी को खाने की ज़रूरत है. वाई डज इट नीड फूड. क्यों उसे खाना चाहिए, बॉडी को क्यों खाना चाहिए? आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम. बॉडी जो है हमारा हर टाइम काम करता रहता है. इट वर्क्स व्हेन वी प्ले, ईट, वॉक, ब्रीथ और रन. ये जब हम खेल रहे होते हैं, बॉडी हमारा जो है वो जब हम खेल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं और दौड़ रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी कर रहे हो बॉडी हमारा काम कर रहा है. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन वी आर एस्लीप लाइक आवर हार्ट. कुछ पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो हम जब सोए रहते हैं, जब हमारी बॉडी एकदम शांत पड़ी रहती है, तब भी हमारे बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो काम करती रहती है. जैसे कि हार्ट, हमारा हार्ट कभी नहीं रुकता. द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम टू पंप ब्लड. हार्ट जो है हमेशा काम करता रहता है हमारे खून को, ब्लड को पंप करने के लिए, पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए. फॉर डूइंग ऑल दीज वर्क्स आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. और ये सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत है. वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम. हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमें ये एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उससे मिलता है. वाई वी ईट फूड. हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क, ग्रो एंड कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी. हम खाना खाते हैं एनर्जी पाने के लिए, जिससे कि हम पढ़ सकें, खेल कर सकें और काम कर सकें, प्लस हमारी ग्रोथ हो और हम अपने आप को फिट और स्वस्थ रखें. इसके लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है. अब देखिए फूड से हमें क्या क्या मिलता है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड फूड हेल्प्स अस ग्रो. और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फूड कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फूड में जो है बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर गुड, हमारी बॉडी को अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंस चाहिए होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. खाना तो हम बहुत तरह की खाते हैं, लेकिन हर एक खाना हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर, हमारे फूड में जो मेन पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर. आपको ये लर्न रखने हैं, ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखने हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल, ये 5 चीज़ें जो हैं बहुत मेन है हमारे खाने में, प्रेजेंट होता ही होता है. और इसके अलावा बहुत सारी होते हैं, जैसे ये रफेज क्या है? रेशे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और वाटर भी प्रेजेंट होता है खाने में. तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है मेन हमारे एनर्जी देने का तत्व है. कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को. शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो मेन कार्बोहाइड्रेट्स के नाम क्या है? शुगर और स्टार्च. ठीक है, शुगर तो आप जानते हो, चीनी. स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आपके आलू में मिल जाता है, प्लस चावल होता है, चावल का मांड बोलते हैं, वो आपके पेरेंट्स को मालूम होगा. जब आप तपेली में चावल बनाते हैं तो हम पानी के साथ ऐसे जब बन जाता है चावल तो आप उसका निकलता है. कुकर में बनता है तो पता नहीं चलता अपने को, कुकर में सेट हो जाता है, लेकिन जब तपेली में बनता है तो जब चावल बनने के बाद जो बचता है लिक्विड, एक्स्ट्रा पानी थोड़ा रहता है तो वो लिक्विड निकलता है, वो माड़ एक तरह का स्टार्च हो गया वो. अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज नीडेड फॉर पीपल डूइंग हैवी फिजिकल वर्क लाइक लेबर्स, फार्मर्स.
देन रिक्शा पुलर्स एंड स्पोर्ट पर्सनस। तो कार्बोहाइड्रेट रिच मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत, इस तरह के खाने की ज़रूरत किन लोगों को पड़ता है, जो जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, दौड़ वाला काम, जैसे कि लेबर्स हो गए, मजदूर हो गए, किसान, रिक्शा पुलर्स, रिक्शा जो खींच के करते हैं, चलाते हैं, और स्पोर्ट्स पर्सनस को। ठीक है। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिन खानों में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहेंगे, जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, बनाना एंड हनी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। को याद रखना ये चीज़ें कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं, राइस, व्हीट, पोटैटो, हनी। ओके। प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम था, एनर्जी देता था, और प्रोटीन का क्या है, वो हमारे ग्रोथ में हेल्पफुल है, हमारे बॉडी की ग्रोथ में। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन किनको ज़्यादा जरूरत होगी, जिनको ग्रो करना भी बाकी है, मतलब बच्चों को। प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड मसल्स एंड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारे मसल्स बनाने में, प्लस जब हमें चोट लग जाती है, कट छट जाता है, तो उसमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, हमारे डैमेज टिश्यू को, हमारे बॉडी को वो वापस सही करता है। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है। जो फूड कार्बोहाइड्रेट में रिच थे वो एनर्जी गिविंग फूड्स थे, और जो प्रोटीन में रिच हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, जैसे कि एग, फिश, मीट और पल्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ओके। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। तो फैट जो है वो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। दे कीप अस वार्म, हमें वो गर्म रखती है बॉडी को। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी देती है कौन, फैट। फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो जिस खाने में फैट भी ज़्यादा रहेगी उसे भी हम एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे, क्योंकि वो भी एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती है फैट। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन, लेकिन हम फैट इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना ज़्यादा ईजी, क्योंकि फैट क्या है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है, तो मोटापा बढ़ जाता है उससे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। एक्स्ट्रा फैट जो होती है वो बॉडी में स्टोर होने लगती है, टू बी यूज्ड लेटर, बाद में यूज़ होने के लिए। बटर, घी, कुकिंग ऑयल्स एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। तो बटर, घी, ये सब चीज़ें जो है वो फैट्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं इसमें। वाइटामिन्स क्या होता है, वाइटामिन्स हेल्प आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड कीप्स अस हेल्दी। हमें स्वस्थ रखने के लिए और हमारी बीमारियों को दूर रखने के लिए वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। वी नीड वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और वाइटामिन्स की ज़रूरत हमें बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में होती है, बहुत कम। फूड्स रिच इन वाइटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो जिस खाने में वाइटामिन प्रेजेंट होगी उसे हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहेंगे, क्योंकि हमें ये बीमारियों से बचाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, मीट, एग एंड स्प्राउटेड ग्राम्स आर रिच इन वाइटामिन्स। स्प्राउटेड ग्राम्स मतलब अंकुरित दालें, जैसे कि चना, मग, ये सब हम अंकुरित करते हैं, वो सब प्रोटीन में बहुत, ये वाइटामिन्स उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मिनरल्स, फूड रिच इन मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो जो फूड मिनरल्स जिस फूड में प्रेजेंट रहेगा उसे भी हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट, ये भी हमें हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। दे हेल्प आवर बॉडी टू फॉर्म बोन्स, टीथ एंड ब्लड। तो हमारे बॉडी में बोन्स, टीथ और ब्लड को अच्छे से स्वस्थ बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। मिनरल्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम दिए हुए हैं आपके बुक में, जिसे आपको याद रखना है, और ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आप जानते हो कि हमारे टीथ, बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। कैल्शियम मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनता है किससे, कैल्शियम से, हमारे दांत और हमारी हड्डियाँ। मिल्क, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा आर रिच इन कैल्शियम, और इसीलिए हमें दूध बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ना, क्योंकि दूध में कैल्शियम प्रेजेंट है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क, दही, पनीर, ये सब हमें अच्छे से खाना चाहिए। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। और आयरन की ज़रूरत क्यों होती है, हमारे बॉडी में खून बनता है, उसमें बॉडी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तियों वाली सब्जियाँ, प्लस एप्पल एंड कैरेट आर रिच इन आयरन। आयरन इन सब चीज़ों में प्रेजेंट है, वो हमें खाना चाहिए। आइदर आप सैलेड के रूप में खाइए, आइदर आप सब्जी खाइए, या कुछ भी बना के। वेजिटेबल्स, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स।
और वेजिटेबल, दूध और सीरियल्स, अनाज जो है उसमें मिनरल्स बहुत प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स आवर फूड मस्ट हैव रफेज एंड वाटर। इन सब चीज़ों के अलावा, मिनरल्स, वाइटामिन और दूसरी चीज़ें, इनके अलावा हमारे खाने में रफेज और वाटर की आवश्यकता बहुत होती है और होनी चाहिए हमारे खाने में। रफेज क्या कहता है? रफेज इज़ द फाइबर, वो फाइबर एक तरह का रेशा है, प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो उन फूड आइटमों में प्रेजेंट होते हैं फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ज़्यादातर फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड सीड्स कंटेन फाइबर्स। ठीक है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, रफेज हम कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। हम इसे पचा नहीं सकते, हमारी बॉडी पचा नहीं सकती है, लेकिन हमारे शरीर से बॉडी वेस्टेज निकालने में रफेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सैलेड्स गिव अस अ लॉट ऑफ रफेज, सैलेड हमारे जो है वो बहुत सारे रफेज हमारी बॉडी को प्रदान करती है। वाटर, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे बॉडी का वेट जितना भी है उसका 3/4 पार्ट करोगे तो उतना हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट है। इट हेल्प्स द बॉडी टू डिजॉल्व, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड। पानी का ज़रूरत कब होता है बॉडी को? हम जो भी खाते पीते हैं तो उसको डिज़ोल्व करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको एब्जॉर्ब करने में, वापस बॉडी को एब्जॉर्ब भी तो करना है, तभी तो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा खाने में से। इन सब चीज़ों के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत है बॉडी में। इट हेल्प्स इन रिमूविंग आवर बॉडी वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। और जितना आप पानी पियोगे उससे क्या होगा कि बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं या फिर जो भी टॉक्सिन अगर बनती है बॉडी में तो वो हमारे पसीने में और यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाए। इसके लिए आपको क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए बहुत लेज़ी हो जाते हैं, हम पीते नहीं हैं, लेकिन हमें पीना चाहिए। डेली टू डेली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, 8 से 10 ग्लास पानी हमें डेली पीना चाहिए इन 24 आवर्स, सुबह शाम मिला के। बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। जो हम रोज़ खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो ऐसा डाइट जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, रफेज प्रेजेंट हो और वाटर एक सही मात्रा में प्रेजेंट हो, जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। नाउ डाइजेशन, द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू आवर बॉडी। तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी नहीं देती है, इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन। और ये जब डाइजेस्ट होती है तब हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। Digestion is a process in which the food we eat is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body. अब देखिए डाइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन का प्रोसेस, डाइजेशन क्या होता है इसको समझिए। डाइजेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जो खाना खाते हैं वो छोटे और सॉल्यूबल टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं वो मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स फूड है, तो कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रेक्ड डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, मतलब में अलग अलग सिंपल फॉर्म हो जाती है, जिससे कि बॉडी हमारा एब्जॉर्ब कर सके उन सब, जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब किया, आयरन एब्जॉर्ब किया, ओके, प्रोटीन एब्जॉर्ब किया, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किया। हम अलग अलग से तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऐसे नहीं खाते हैं, हम सब मिक्स करके खाते हैं। तो बॉडी हमारे उस चीज़ों को तोड़ता है, उस खानों को अलग अलग, और फिर बॉडी हमारी जो है वो उस एब्जॉर्ब करती है उन चीज़ों को, और फिर एनर्जी मिलता है हमारी बॉडी को। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू द फूड इन आवर बॉडी। अब हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसके साथ होता क्या है एक्चुअली में अपने बॉडी के अंदर। हम मुंह से खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर और क्या होता है तो वो चलो हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ देखिए, माउथ। तो सबसे पहले आप मुंह से खाना खाते हो, मुंह से खाना खाते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाने को आप अच्छी तरह से चबा सको। आप जितना चबाओगे उतना उसमें लार जो है वो मिक्स होगा, और लार बहुत अच्छा होगा आपके डाइजेशन के लिए। तो टीथ च्यू एंड ग्राइंड द फूड। मुंह में आपके दांत हैं, और दांत का क्या काम है कि वो खाने को बहुत अच्छे से च्यू करे और ग्राइंड करे। दिस फूड मिक्सेस विथ सलाइवा। ठीक है, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।
ग्लैंड्स कह सकते हो आप, छोटी छोटी डिब्बियाँ टाइप की प्रेजेंट होती है, उन्हें ऐसे दिखेगी नहीं आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिससे कि सलाइवा निकलता है हमारे माउथ में। तो ये खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, ठीक है, उसे स्लिपरी बनाती है और सॉफ्ट बनाती है। सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड इनटू सिंपल शुगर एंड ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट। तो सलाइवा के क्या काम है, तो वो सिर्फ इस पहले यहाँ अपने मुंह में जो है वो स्टार्च बस अलग होता है खाने से, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाती है और खाने को पूरा सॉफ्ट बना देती है। ये सलाइवा का काम है, ये माउथ में पूरा काम हुआ आपका, ठीक है। चूइंग हुई, ग्राइंड हुआ फूड का, सलाइवा मिक्सअप हुआ, स्टार्च अलग हुआ, सिंपल शुगर में चेंज हो गया स्टार्च, और जो है फूड सॉफ्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे आइए, फूड पाइप। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। अब फूड पाइप, अब फिर क्या, जो फूड हमारा अच्छे से मिक्सअप हो गया है वो अब फूड पास होगा थ्रू दिस फूड पाइप टू रीच द स्टोमक। ये फूड पाइप पूरा लंबा आप देख रहे हो, ये स्टोमक में आएगा, स्टोमक पे, ठीक है। थर्ड नंबर स्टमक, स्टमक के ऊपर लीवर है, और पहले स्टमक की हम बात करते हैं। थर्ड नंबर स्टमक पे आइए। इट इज़ लाइक अ मस्कुलर बैग इन विच फूड इज चर्नड। चर्न मतलब मिक्स होना, घूमना, एंड मिक्सड विथ, घूमना मतलब हिलना, चर्न अच्छे से मिक्सअप होना, एंड मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। अब यहाँ स्टमक में जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलती है, जूस निकलती है अलग अलग तरह की, जिससे कि डाइजेस्ट होगा फूड, ठीक है। जो फूड पाइप से हमारा खाना आया है स्टमक में, वो डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। और डाइजेस्टिव जूसेस से हैं बहुत सारे खाने जो है अलग अलग छोटे सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में। नाउ कम टू द फोर्थ वन। अब स्टमक से क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। फाइन। इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। तो बहुत लंबा और बहुत कॉइल्ड फॉर्म में रहने वाला ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें कि बहुत सारे अलग डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स हियर। तो पूरा डाइजेशन जो है कंप्लीट होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। द वॉल्स ऑफ small intestine have blood vessels that absorb the digestive food and take it to all other body parts. तो अभी आपने देखा जो खाने अपन ने मुंह में एंटर लिया वहाँ से हुआ, लेकिन डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एंड कहाँ हुआ, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्लड वेसल्स बहुत सारे हैं, और वो क्या करते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ फूड हमारा वो एब्जॉर्ब होगा, तभी तो एनर्जी अपने बॉडी को मिलेगी। कि प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ, इधर मिनरल्स, वाइटामिन्स, सब एब्जॉर्बेशन होगा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और उसके बाद वो फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचेगा। फोर्थ पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देन कम टू द फिफ्थ नंबर, व्हाट इज दिस, द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बचा कुचा खाना है, जो डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अब क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इट। अब जो भी अगर उस डाइजेस्टेड फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड में जो पानी का मात्रा बचा हुआ है वो एब्जॉर्ब करेगा लार्ज इंटेस्टाइन एंड फॉर्म्स फीसेस। और जो भी एक्स्ट्रा वाटर उसमें होगा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर ये सेमी सॉलिड वेस्ट बन जाएगा, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। Now the sixth one, anus. तो undigested semi-solid waste is passed out as a stool through it. तो anus से जो है वो वेस्ट जो है आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये आपके बॉडी का प्रोसेस हुआ डाइजेशन का, ओके। नाउ कम हियर। नाउ जंक फूड। अब जंक फूड क्या होता है, सम फूड आइटम्स लाइक फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक एंड पिज़्ज़ा, ये सारे आपके फेवरेट होंगे, है ना। बट इट इज़ कॉल्ड जंक फूड, और ये आपके बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, केक एंड पिज़्ज़ा आर टेस्टी बट अनहेल्दी फॉर अस, ठीक है। दे आर कॉल्ड जंक फूड्स, दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट एंड। और ये जंक फूड और अनहेल्दी क्यों कहलाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैट और शुगर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। सो वी शुड अवॉइड जंक फूड। इसलिए हमें कम से कम, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम खाना चाहिए, ओके। कम मीन्स बहुत कम, मे बी मंथ में 1 टाइम, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन।
अब खाने के हमें कौन से अच्छे तरीके होने चाहिए अच्छे डाइजेशन के लिए? ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लीजेंट एनवायरनमेंट, हमेशा अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के हमें खाना खाना चाहिए, गंदी जगह पे नहीं। ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, मतलब हर चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए आपके खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओके। सैलेड भी रखना चाहिए, मिल्क भी रखना चाहिए, दाल भी होना चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, खाने का एक टाइम होना चाहिए, टाइमली आपको खाना चाहिए। ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा फ्रेश और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। च्यू द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, डायरेक्ट आप निगलते मत जाओ खाने को अच्छे से मुंह में लो, च्यू करो एंड देन स्वेलो इट, निगलो, ठीक है। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, आपको पहले भी बोला गया है, डेली टू डेली 8 to 10 ग्लासेस मिनिमम आपको पानी पीना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत सारा हरी सब्जी और फ्रूट्स खाने चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ओके। खाने का एक लिमिट होता है जो आपको ही मालूम होगा और आपको उसी अकॉर्डिंग खाना चाहिए। कुकिंग फूड, अब खाने को किस तरह से कुक किया जाता है? अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुकड बिफोर ईटिंग, तो कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्जियों के अलावा ज़्यादातर खाने को हम पहले कुक करते हैं खाने के पहले। फूड कैन बी कुकड बाय बॉइलिंग, तो कुकिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। बॉइलिंग करना मतलब उसको उबालना, फ्राइंग करना, फ्राई करना, रोस्ट करना मतलब बिना तेल बिना घी का उसको बस सूखा गैस पे चढ़ाना, तवी पर रोस्ट करना, सेंकना। बेकिंग, बेक करना, एंड स्टीमिंग मतलब बाफना। वी कुक फूड बिकॉज इट, हम खाना इसलिए कुक करते हैं क्योंकि इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी, खाने को बहुत टेस्टी बना देते हैं। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, खाने को जो है वो सॉफ्ट और डाइजेशन में अच्छे से हेल्प करते हैं। किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, अगर फूड में कुछ जर्म्स प्रेजेंट है, मे बी बैक्टीरिया एंड मे बी एनीथिंग एल्स, तो वो जो है वो किल हो जाते हैं जर्म्स, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स वाइल कुकिंग, तो कुक करते समय हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक द फूड, ये आप मम्मी के साथ, अपने मम्मी फादर या जो घर में है प्रेजेंट उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। डू नॉट ओवर कुक द फूड, कभी भी खाने को बहुत ज़्यादा गैस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा कुक करने से क्या होता है, आपके खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। While boiling any food, take a right amount of water which is consumed in cooking, तो कुकिंग करने वक्त पानी का उतना ही मात्रा लेना चाहिए जितनी ज़रूरत है उस फूड को, ठीक है। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर ऑफ पल्सेस एंड सम कुक्ड वेजिटेबल्स, इट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कभी भी दालें अगर बनाते हैं, दाल पकने में उसकी पानी फेंकनी नहीं चाहिए, उसी में कंज्यूम करना चाहिए। प्लस कुक मे बी कुछ सब्जियों को बॉईल कर रहे हो तो उसका पानी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है उस पानी में प्रेजेंट होंगी। डो नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कभी भी काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, हमेशा पहले धो उसको, साफ करो और देन उसको कट करो, क्योंकि काटने के बाद धोते हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, ओके। नाउ द लास्ट पेज, व्हाट इज दिस? फूड प्रिजर्वेशन, खाने को प्रिजर्व, ज़्यादा लंबे समय तक आप कैसे चला सकते हो कुछ खानों को। तो ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, आप जानते ही हो कि नॉर्मली आप खाना जब बाहर रखते हो रूम में तो कुछ समय के बाद ख़राब होने लगते हैं। जैसे कुक्ड फूड होता है, खाना बना हुआ है, वो एक दिन में आपका ख़राब हो जाता है, और दूसरे कुछ जो है मे बी टाइम लगे। तो सच स्पॉइल्ड फूड्स प्रोड्यूस फॉल स्मेल एंड टेस्ट बैड, तो ऐसे सड़े हुए खाने अपन बहुत बदबू करते हैं और टेस्ट भी खराब हो जाता है। दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये चीज़। फॉर लॉन्ग यूज़ अ फूड आइटम शुड बी प्रिजर्व, तो लंबे यूज़ के लिए फूड आइटम्स को है, खाने को है, हमें प्रिजर्व करना पड़ता है। The process by which we can prevent the food items from getting spoiled for a long time is known as food preservation. तो ऐसा प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम अपने खाने के आइटम्स को काफ़ी लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं सड़ने से, मतलब सड़ने देने से बचा सकते हैं, उस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो लंबे समय तक हम कैसे अपने खाने को अच्छा रख सकते हैं उससे हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन देखिए, यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ है। रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग, ये एक तरीका है, आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए और डीप फ्रीज़र में डाल सकते हैं कुछ चीज़ों को,
तो उससे वो ख़राब नहीं होंगे। रेफ्रिजरेटर कूल्स डाउन द फूड टू अ वेरी लो टेम्परेचर एंड डीप फ्रीजर फ्रीजेस द फूड। तो रेफ्रिजरेटर में डालने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम, उसका एनवायरनमेंट का, आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो रूम टेम्परेचर का जो है, रूम टेम्परेचर से तो बहुत कम टेम्परेचर होता है इसका फ्रिज का, इसीलिए खाने का टेम्परेचर भी फिर वही हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा मे बी थोड़ा, और डीप फ्रीज़र में तो वो फ्रीज़ हो जाता है फूड उसी टेम्परेचर पे, तो वो भी काफ़ी दिनों तक रहता है। बोथ कूलिंग एंड फ्रीजिंग प्रिजर्व द फूड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो कूल इन्वायरमेंट में रखना और फ्रीज कर देना, वो क्या उससे क्यों ख़राब नहीं होता है खाना, क्योंकि उनके जो माइक्रोब्स रहेंगे जो खाने में रहेंगे वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं उस पर, खाने पे। खाना ख़राब क्यों होता है, क्योंकि उस पर माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाएंगे, मे बी फंगस में भी बैक्टीरिया। तो बहुत ज़्यादा ठंडा जब रहता है या फिर फ्रीज़ कर दिया जाता है उसको, तो उस पर माइक्रोब्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, इसलिए वो ख़राब नहीं होते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रिजर्व्स फूड फॉर अ शॉर्टर टाइम एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग जो है, फ्रीज़र में फ्रीज़र मीन्स डीप फ्रीज़र जो होता है उसमें डालना, वो ज़्यादा समय तक आपके खाने को बचा के रख सकता है कंपेरेटिव टू फ्रिज। नाउ बॉटलिंग एंड कैनिंग दूसरा पॉइंट है। खानों को आप बॉटल्ड पैक करो या कैन में रखो। तो फूड इज सील्ड इन कैंस एंड बॉटल्स आफ्टर किलिंग जर्म्स इन इट। तो आप मार्केट में देखोगे बहुत सारी चीज़ें जो है बॉटल्स में, सॉस वगैरह हो गया और कुछ चीज़ें जो कैन में मिलती है, क्यों? क्योंकि उनके जर्म्स को किल करके फिर प्रिजर्व करके रखा जाता है अंदर। दिस डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल द कैंस और बॉटल्स आर ओपन। तो ये जो है ऐसे प्रिजर्व करने से माइक्रोब्स जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती इन चीज़ों पे जब तक कि इनकी ढक्कन खुलती नहीं है। ड्राइंग, सुखाना भी एक अलग प्रिजर्वेटिव मेथड है। तो कुछ कुछ चीज़ों को आप सुखा के रख सकते हो, जैसे फूड इज़ ड्राइड बाय रिमूविंग ऑल वाटर कंटेंट फ्रॉम इट। तो कुछ खानों को, जैसे हम घर में चिप्स बनाते हैं आलू के ज़्यादातर, तो क्या करते हैं मम्मी, उसको करके धूप में सुखा देती हैं। तो धूप में सुखाने का मतलब है उसका जो वाटर कंटेंट है, वाटर उसमें थोड़ा भी होगा वो सब सूख जाता है, फिर उसको आप सालों तक रख सकते हो, है ना। फिर उसको जब भी इच्छा होती है आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो ऐसे जो वाटर का कंटेंट जितना सब सूख जाता है, इवॉपरेट हो जाता है, इससे क्या होता है कि खाना जो है आपका सड़ता नहीं है। नाउ फोर्थ पॉइंट, पिकलिंग एंड जेलिंग। अचार बना लेना या जेली बना लेना, ये भी एक तरीका है प्रिजर्वेशन का। सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स एंड शुगर इन जैम्स एंड जेलीज एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। तो अचार में नमक और तेल और जैम और जेली में शुगर, वो जो है प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, खाने को बचा के रखते हैं, माइक्रोब्स को डेवलप नहीं होने देते हैं खाने पे। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। ओके फाइन।